वक्त हो गया है आज की 5 सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबरों का। पीओके में पाकिस्तान का अत्याचार जारी है, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। अगले हफ्ते तालिबान सरकार के अफगानी मंत्री भारत का दौरा करने वाले हैं। कोविड के बाद इंडिया और चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने वाली है। अमेरिका में शटडाउन और इसका भारत पर असर पड़ रहा है। वहीं इसराइल ने पाकिस्तान के पूर्व सांसद मुश्ताक अहमद और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को हिरासत में लिया है। अब खबरें थोड़ा विस्तार से। पीओके में आम लोगों पर हो रहे अत्याचार पर भारत ने बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में हो रहा प्रदर्शन पाकिस्तान की दमनकारी नीति और लूट का नतीजा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हनन के लिए वहां की सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की खबरें देखी हैं। वहां पाकिस्तानी सेना निर्दोष नागरिकों के साथ बर्बरता कर रही है। पाकिस्तान को उसके भयावह मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इन हिस्सों में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, जहां के संसाधनों को वह एक व्यवस्थित तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से लूटता है। पीओके में जारी प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना की ओर से किया जा रहा अत्याचार का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुका है। पीओके के राजनीतिक दलों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से इस मामले में तुरंत दखल देने की मांग की है। बता दें कि 29 नवंबर को यहां आम लोग शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, जिसमें अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। बात करते हैं दूसरी खबर की। तालिबानी सरकार के अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी 9 अक्टूबर को भारत का दौरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह एक ऐसा ऐतिहासिक घटनाक्रम है जो इंटरनेशनल रिलेशन जिससे बदल सकते हैं। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता पर कब्जा किया था। यह उसके बाद से काबुल से नई दिल्ली की पहली एक हाई लेवल यात्रा और मीटिंग होगी, जो भारत तालिबान संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करेगी। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने इस बात की पुष्टि की है कि मुत्ताकी को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से जुड़े प्रतिबंधों से अस्थायी रूप से छूट दी गई है। इससे उन्हें 9 से 16 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली की यात्रा की अनुमति मिल गई है। जनवरी के बाद से विदेश सचिव विक्रम मिस्री और सीनियर आईएफएस अधिकारी जेपी सिंह सहित कई भारतीय अधिकारियों ने मुत्ताकी और अन्य तालिबानी नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत की है। अक्सर दुबई जैसी जगहों पर ये बैठकें हुई हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में अफगानिस्तानी विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी से मुलाकात की थी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सफल ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद 15 मई को इसमें एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुत्ताकी के साथ फोन पर बातचीत की। उस चर्चा के दौरान एस जयशंकर ने पहलगाम हमले पर तालिबान की निंदा के लिए सराहना की थी। तीसरी बड़ी खबर चाइना से है, जहां भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर फिर से सहमति बन गई है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक प्रेस रिलीज जारी कर इसका ऐलान किया। इसके कुछ ही देर बाद एयरलाइन इंडिगो ने 26 अक्टूबर से दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। कोलकाता से ग्वांगझू के लिए रोजाना नॉन स्टॉप उड़ानें चलेंगी। एयरलाइन ने यह भी बताया कि जल्द ही दिल्ली और ग्वांगझू के बीच सीधी उड़ानें शुरू की जाएंगी। इन उड़ानों के लिए इंडिगो अपने एयरबस विमान का इस्तेमाल करेगी। वहीं एयर इंडिया ने भी इस साल के आखिर तक भारत चीन डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की बात कही है। मतलब एयर इंडिया साल के आखिरी महीने तक ये फ्लाइट शुरू कर सकती है। भारत चीन के बीच 2020 में एक कोरोना महामारी की वजह से यह सर्विस बंद की गई थी। इसके बाद गलवान झड़प की वजह से दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत चीन संबंधों को धीरे धीरे सामान्य करने की दिशा में बड़ा कदम है। यह उड़ानें सर्दियों के समय हिसाब से चलेंगी, लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि दोनों देशों की एयरलाइंस तैयार हों और सभी नियम पूरे करें। दोनों देशों के एयर सर्विस अधिकारियों ने कई महीनों की चर्चा के बाद ये फैसला किया है। अक्टूबर 2025 के आखिर से भारत और चीन के बीच आखिरकार सीधी हवाई सेवा शुरू होगी। कोविड महामारी के बाद से भारत चीन के नागरिक तीसरे देशों जैसे कि थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया के जरिए एक दूसरे के यहाँ ट्रैवल कर रहे थे। इससे यात्रा का समय और खर्च दोनों बढ़ गए थे।
हाल के कुछ सालों में खासकर 2025 की शुरुआत से भारत और चीन ने अपने रिश्तों को सामान्य करने के लिए कदम उठाए हैं। अमेरिकी टैरिफ वॉर जो हमने देखा है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाए इंडिया पर, जिससे कि भारत और चीन को करीब आने का मौका मिला। एक फ्लाइंग टिकट बुकिंग वेबसाइट के मुताबिक फिलहाल दिल्ली से बीजिंग वन वे रूट का न्यूनतम किराया 20,000 रुपये है। राउंड ट्रिप में यह बढ़कर 35,000 तक पहुंच जाता है और डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने से ये 15 से 20% तक घट सकता है। चौथी बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां इस समय शटडाउन चल रहा है। लॉकडाउन नहीं, शटडाउन, यानी सरकार के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसे तक नहीं है। सरकारी खर्चों से जुड़े बिल पर संसद में सहमति नहीं बन पाने की वजह से ये सिचुएशन बनी है। हालांकि शटडाउन की वजह से भारत के साथ ट्रेड डील पर चल रही बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ा है। भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जो बातचीत चल रही है, अमेरिका में शटडाउन की सिचुएशन है, लेकिन इसका बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के एक सीनियर अधिकारी ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट पर दोनों पक्षों में संवाद, कम्युनिकेशन बना हुआ है और नवंबर तक समझौते का पहला चरण पूरा कर लेने का जो लक्ष्य रखा गया था, उसमें प्रयास लगातार जारी हैं। अमेरिका में सरकारी खर्चों से जुड़े एक बिल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच संसद में सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके चलते ये मामला अभी तक फंसा हुआ है। इससे काफ़ी अमेरिकी सरकारी एजेंसियों का कामकाज रोका पड़ा है। 2018 के बाद देश में, यानी कि अमेरिका में पहली बार शटडाउन जैसी सिचुएशन है। जो पिछले शटडाउन की बात करें तो ये करीब 35 दिन तक चला था, जो अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबा शटडाउन था। कॉमर्स मिनिस्ट्री के अधिकारी ने कहा कि अमेरिका की अपनी एक सिस्टम है, व्यवस्था है। शटडाउन की जो सिचुएशन बन गई है, उससे हमारे ट्रेड एग्रीमेंट पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और हमारी बातचीत इस एक अलग विषय है और बातचीत जारी है। पांचवी सबसे बड़ी खबर की बात करूं तो इजराइल से है, जहां इजराइल ने पाकिस्तान के पूर्व सीनेटर यानी कि सांसद मुश्ताक अहमद खान को बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया है। वे पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के साथ राहत सामग्री से लदे 13 जहाज लेकर गाजा जा रहे थे। इस छापेमारी में ग्रेटा समेत 37 देशों के 150 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। इनका मकसद इजराइल की नाकाबंदी तोड़कर गाजा में मदद पहुंचाना है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सभी जहाज सुरक्षित रोक लिए गए हैं और यात्री इजरायली बंदरगाह पर भेजे जा रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी पुष्टि की है कि ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथी सुरक्षित और स्वस्थ हैं। फ्लोटिला के प्रवक्ताओं का कहना है कि यह अभियान गाजा तक मानवीय सहायता पहुंचाने और इजराइल की नाकाबंदी को तोड़ने के लिए शुरू किया गया था। प्रवक्ता सैफ अबू केसेक ने बताया कि अब तक 13 जहाज़ों को रोका जा चुका है, लेकिन करीब 30 जहाज अभी भी समुद्र में हैं और गाजा पहुंचने के लिए रास्ते में। उन्होंने बताया कि रात 8:30 बजे यानी कि गाजा के समय के मुताबिक कुछ जहाज़ों को इजरायली फोर्स ने रोककर कब्जे में ले लिया। इसके बाद कई जहाज़ों से उनका संपर्क टूट गया। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का इस पर रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा की है। पीएम शहबाज ने कहा कि इजरायल ने 40 जहाज़ों वाले फ्लोटिला पर गलत हमला किया है, जिससे 450 से ज़्यादा लोग मदद लेकर जा रहे थे, उन्हें इजरायल ने पकड़ लिया है। उन्होंने कहा कि हम पकड़े गए लोगों की रिहाई और उनकी सुरक्षा की मांग करते हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे गाजा के लोगों की मदद कर रहे थे। यह एक क्रूरता बंद होनी चाहिए। वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह हमला इजरायल की गाजा नाकाबंदी और आक्रामकता का एक हिस्सा बन चुकी है। तुर्की ने इस कार्रवाई को आतंकवाद जैसा बताया और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। तो ये थी 5 अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी खबरें। इन सभी को फॉलो करने के लिए और लगातार अपडेट लेने के लिए लगातार हम फॉलो करते रहिए, देखते रहिए News 18 JKLH।